हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ हैं। तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट बेसिक समझा था, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ के बारे में। यानी आप इन्वेस्टमेंट है ना वो कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। अवेन्यूज़ का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ है। आजकल अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ आर द डिफरेंट वेज डैट ए पर्सन कैन इन्वेस्ट इज मनी। आज हमारे पास जो है अपनी मनी को इन्वेस्ट करने के बहुत सारे स्कोप है, काफ़ी जगह पर हम अपने पैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम बहुत पुराने टाइम की बात करें तो आपने देखा होगा वहाँ पर लोग क्या करते थे, मतलब इतने या तो गोल्ड की फॉर्म में इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, तो लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज आर द डिफरेंट वेज डैट ए पर्सन कैन इन्वेस्ट इज मनी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स और इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, तो देर आर द डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल टू क्लासीफाई द इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज। सम ऑफ द मेथड्स आर फॉलो। देखो कौन कौन से मेथड्स हैं। पहले फिजिकल इन्वेस्टमेंट। फिजिकल इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है, जब आप जैसे लाइक रियल एस्टेट में, यानी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो, लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी वगैरह में, इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपका कौन सा हो गया, फिजिकल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, काफ़ी बेसिक टॉपिक है ये। तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल्स और कैपिटल गुड्स सच एज ए प्लांट में, मशीन में, मोटर कार, शिप्स और बिल्डिंग में। ठीक है, दूसरा रियल एस्टेट के अंदर क्या होता है, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, यानी जो इमूवेबल नेचर की है, जब आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, आपके रियल एस्टेट के अंदर है। तो यहाँ भी आप अपना जो है जो मनी है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। इट इज़ द ट्रू टू से दैट द रियल एस्टेट ऑफर ए रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ सुपीरियर टू एवेन्यूज सच एज कंपनी डिपॉजिट ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। देन गोल्ड एंड सिल्वर की फॉर्म में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी मनी को। ठीक है, तो आप देखते हो कि अगर हम पहले, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर हम 1979 के अंदर अगर हम 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आज उसकी वैल्यू लगभग करोड़ों के अंदर होती है। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी आप जो है मनीज है उसको इन्वेस्ट है वो कर सकते हो आर्ट्स के अंदर। ठीक है, देन आता है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो मतलब जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कौन सी सिक्योरिटी होती है, नेगोशिएबल सिक्योरिटी। नेगोशिएबल किस लिए बोलते हैं, नेगोशिएबल का मतलब होता है यानी जो ट्रांसफरेबल नेचर की होती है उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी, यानी ठीक है, जो जिसके अंदर ट्रांसफरेबल नेचर की होती है। तो दीज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज डेट आर इजली मार्केट एंड कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट टाइम, यानी जिसको हम ईजिली है ना उसको कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर, उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो इसके अंदर दो काइंड की सिक्योरिटीज़ आती है। एक तो वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, यानी जिसके अंदर आपकी जो इनकम है ना वेरी होती रहती है। लाइक शेयर्स है, शेयर्स के प्राइस में बहुत जल्दी जल्दी दिन के अंदर ही, मतलब हम देखें तो शेयर्स के प्राइस में बहुत अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो वो आपका किसके अंदर आएगा, वो आपका आएगा वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़ के अंदर, यानी वे सिक्योरिटी जिसके जो प्राइस के अंदर बहुत जल्दी जल्दी अप एंड डाउन आते रहते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़। ठीक है, जैसे क्या हो गया, आपके इक्विटी शेयर्स हो गए। तो दी सिक्योरिटीज़ कैरी मोर रिस्क। आपको पता है इक्विटी शेयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वैसे तो ये कंपनी के ओनर होता है लेकिन इनका जो जो कैपिटल रिडम्पशन है वो सबसे बाद में की जाती है। ठीक है, तो देर इज़ अ नो एश्योर्ड रिटर्न, बट क्योंकि यहाँ पर इनको जो ये भी जो रिटर्न है कि भाई आपको इतना रिटर्न मिलेगा वो भी कोई मेंशन नहीं होता है। तो बट व्हेन वी इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ द मनी वी बिकेम एन ओनर ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स इनकम सिक्योरिटी जैसे डेबेंचर्स है, डेबेंचर्स के अंदर क्या होता है, आपको है ना, जैसे आपने देखा होगा डेबेंचर के आगे हमेशा 12% जो है या 10%, मतलब जो परसेंटेज है वो लिखी रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो आपका जो रिटर्न है ना उसकी मिलने की जो है आपको वो मिलता ही रहता है। ठीक है, ठीक है, अब देन आता है फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़। ठीक है,
फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ के अंदर जैसे आपके डिबेंचर्स आ गए, उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर से। प्रेफरेंस शेयर के अंदर भी हम कहें तो इनकी जो भी कैपिटल रिडम्पशंस है वो डिविडेंड है, इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है, ठीक है। तो दीज आर द शेयर्स विच हैज़ सम प्रेफरेंशियल राइट। द करेक्टर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर हाइब्रिड इन नेचर। सम इसके अंदर कुछ फीचर्स तो बॉन्ड्स की रहते हैं और कुछ फीचर्स इक्विटी शेयर्स की रहते हैं, तो ये हाइब्रिड नेचर के होते हैं। जैसे बॉन्ड की तरह देयर क्लेम ऑन द कंपनी इनकम आर लिमिटेड एंड रिसीव्ड फिक्स डिविडेंड, तो इनको भी एक फिक्स रेट से डिविडेंड है वो मिलता रहता है, जैसे कि जो डिबेंचर्स होल्डर है उनकी तरह। तो आप यहाँ भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। डिबेंचर्स हो गए आपके। डिबेंचर्स क्या होते हैं? इट इज़ द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, यानी जो डॉक्यूमेंट है कंपनी अपने कॉमन सील के अंदर है इशू करती है, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर्स हैं। तो डिबेंचर्स में भी आपने बहुत सारे टाइप्स के पढ़े होंगे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, तो ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देन बॉन्ड्स हैं, तो बॉन्ड्स में भी, तो बॉन्ड्स क्या होता है? इज ए लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोमिस टू पे फिक्स एनुअल सम एज इंटरेस्ट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जहाँ पर ये भी एक तरह से डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं, वैसे लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई आपको एक टाइम पीरियड के बाद आपको इतना जो इंटरेस्ट है वो मिलता ही रहेगा। जनरली अगर हम कहें कि जो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स है आर वन एंड सेम, अमेरिकन कार्ड बॉन्ड, यूरोपियन कार्ड, ठीक है। जो अमेरिकन होते हैं ना उसको तो हम बॉन्ड बोल देते हैं, और जो यूरोपियन होते हैं उनको हम डिबेंचर्स बोल देते हैं। इंडिया में जनरली डेप्ट इशूज बाय द गवर्नमेंट, और इंडिया के अंदर क्या होता है, यानी जो डेट है ना गवर्नमेंट इशू करती है उसको हम बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। यानी जो इंडिया के अंदर नॉर्मली क्या होते हैं, जो डेट है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं बॉन्ड है, ठीक है। देन आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो, द सिक्योरिटी जो किसके द्वारा इशू की जाती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इनके द्वारा इशू की जाती है, तो आप इनमें भी आप इन्वेस्ट है वो कर सकते हो। देन मनी मार्केट सिक्योरिटीज़। मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है? आपने पढ़ा होगा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट क्या होती है? जहाँ जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के अंदर डीलिंग करते हैं, यानी मतलब जिनका जो मैच्योरिटीज़ पीरियड है वो बहुत कम होता है, वेरी शॉर्ट होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़े होंगे ट्रेजरी बिल्स हो गया या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह होगा ये। तो दिस सिक्योरिटीज़ हैव वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी से लेस देन ए ईयर, ठीक है, 1 साल से भी कम होता है। द कॉमन मनी इंस्ट्रूमेंट आर एज अंडर, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स का आपको पता है, ट्रेजरी बिल्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो इट इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की जाते हैं। ट्रेजरी बिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रेज द फंड टू फिल द डेफिसिट बिटवीन द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। इन इंडिया में आरबीआई इशू करता है किसको? टी बिल को। गवर्नमेंट के बिहाव पर जो टी बिल है वो इंडिया के अंदर आरबीआई इशू करता है, ठीक है। जनरली इट्स मैच्योरिटी पीरियड्स अगर हम देखें 91 डेज का होता है, लेकिन सिंस द इंटरेस्ट रेट ऑफर ऑन द टी बिल आर वेरी लो, लेकिन ट्रेजरी बिल्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको बहुत कम होती है, लेकिन वैसे ही सबसे सेफ नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, ठीक है। देन आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? रिप्रेजेंट ए टाइप ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट एट कॉमर्शियल बैंक ऑन सेविंग एंड लोन एसोसिएशन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? पता है, ये होते हैं कि जो जिन कंपनी है ना उनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होती है, उनके द्वारा भी इशू कर दिए जाते हैं ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आर नेक्स्ट लोअर रिस्क आइटम आफ्टर टी बिल। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच हैव मैच्योरिटी 7 डेज से, इनकी जो मैच्योरिटीज होती हैं वो 7 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकती हैं। इट इज़ मेनली प्रिफर्ड बाय द इन्वेस्टर एंड कंपनी रेदर दैन इंडिविजुअल। द मिनिमम साइज ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ 10 लाख, यानी जो मिनिमम आप जो इशू किया जा सकता है वो 10 लाख का होता है। द एडिशनल अमाउंट इज इशूड मल्टीपल ऑफ 5 लाख, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर वो होते हैं, ये अनसिक्योर्ड्स होते हैं, ठीक है, अनसिक्योर्ड्स होते हैं। और दूसरा होता है, ये वो कंपनी होती है जो उनके द्वारा इशू की जाती है, मतलब क्रेडिट वर्दी कंपनी होगी, यानी जिनकी जैसे रेपुटेशन वगैरह अच्छी होती है ना, उनके द्वारा भी इशू किए जाते हैं कॉमर्शियल पेपर। तो these are the unsecured short term debt instrument issued by the credit worthy company for meeting their short term liability, यानी जो क्रेडिट वर्दी कंपनी होती है वो अपनी क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है उसका कंपनसेशन करने के लिए, उसको मतलब बैलेंस करने के लिए इशू कर देती है। तो कॉमर्शियल पेपर इज द प्रोमेसरी नोट्स होते हैं विद ए फिक्स मैच्योरिटी पीरियड। दे आर नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय द एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इट्स मैच्योरिटी पीरियड रेंज बिटवीन 7 डेज से 1 ईयर। तो यहाँ भी इन्वेस्ट है वो किया जा सकता है, ठीक है।
देन आता है सेविंग सर्टिफिकेट. सेविंग सर्टिफिकेट, परचेज ऑफ द सेविंग सर्टिफिकेट इज अनदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पॉपुलर इन टूडे. द रेट ऑफ द इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी पीरियड आर मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट, कि भाई किस रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उसकी क्या मैच्योरिटी होगी वो आपके ऊपर लिखा मिलता है. देर आर द टैक्स बेनिफिट, और इन ये जो सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट्स है ना वो भी मिल जाते हैं. ठीक है. द इम्पोर्टेंट सेविंग जो सर्टिफिकेट्स है, देखो ये है सेविंग सर्टिफिकेट, जैसे इंदिरा विकास और किसान विकास पत्र, आपने इनके बारे में सुना भी होगा. तो दीज आर द सेविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस विद द नेम IVP एंड KVP. इंदिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र है. तो इंदिरा विकास पत्र इज ए बियरिंग सर्टिफिकेट्स नो नेम ऑफ द परचेज एंड कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड बाय द डिलीवरी. ठीक है. एंड देर इज़ नो टैक्स बेनिफिट, इसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है. दीज सर्टिफिकेट वर इंट्रोड्यूस, और ये सर्टिफिकेट कब आए थे? 1986 में आए थे. एंड वर सोल्ड थ्रू पोस्ट ऑफिस के थ्रू इनको सेल किया जाता है. इट एस्यूर्स द डबलिंग ऑफ द अमाउंट इन 5 ईयर टाइम्स. ठीक है. तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो 5 साल के अंदर यहाँ पर जो है अमाउंट है वो डबलिंग की है, वो फैसिलिटी है वो देता है. ठीक है. देन आता है किसान विकास पत्र है. इज अनदर टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट. द इन्वेस्टर कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी हेड ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस. एन इंडिविजुअल, 2 or more individual in joint name a guardian on behalf of a minor and a trust can मेक इन्वेस्टमेंट. इज़ नो लिमिट. यहाँ पर आपको कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना है उसकी जो लिमिट है वो नहीं होती है. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंडिविजुअल है 2 और मोर या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल है. ठीक है. इन जॉइंट नेम जो गार्डियन उन अपने माइनर, जो माइनर के बिहाफ के ऊपर है, जो ये किसान विकास पत्र वगैरह है वो ले सकते हैं. ठीक है. और उसमें इन्वेस्ट है वो कर सकता है. यहाँ पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है, आप कितना ही इन्वेस्ट है वो कर सकते हो. किसके अंदर? किसान विकास पत्र के अंदर. ठीक है. देन आता है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. ठीक है. यानी जिसको आप ट्रांसफरेबल नेचर की नहीं होती हैं. तो इसके अंदर आप क्या आता है, डिपॉजिट है. डिपॉजिट अर्न फिक्स रेट ऑफ इनकम इवन दो दीज आर नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. पॉपुलर टाइप ऑफ डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं? जैसे बैंक डिपॉजिट हो गया. इट इज़ द सिंपलेस्ट एवेन्यूज ओपन फॉर द इन्वेस्टर. इन्वेस्टर हैज़ एन ओपन, सिंपली आप बैंक के अंदर अपना जो अकाउंट्स है वो ओपन कर सकते हो और वहाँ पर अपनी मनी डिपॉजिट करा सकते हो. उसके ऊपर आपको क्या होगा, इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा. ठीक है. तो करंट अकाउंट को आपने कौन सा अकाउंट खुलवाया? करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है. ठीक है. तो जो आपको पता होगा, जो करंट अकाउंट होता है वो मेनली बिजनेसमैन खुलवाते हैं. सेविंग अकाउंट जैसे हम जैसे जो खुलवाते हैं. ठीक है. तो ये होते हैं. और FD है. ठीक है. जहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जो मिनिमम शायद या 6 महीने या 1 ईयर की होती है. तो फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट में, रिक्योरिंग डिपॉजिट में, होम सेफ डिपॉजिट अकाउंट है, तो इनमें भी आप इन्वेस्ट है वो कर सकते हो. देन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट. लाइक द कॉमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस आल्सो ऑफर्ड फिक्स डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मंथली इनकम स्कीम. द डिपॉजिट हैज़, ये जो डिपॉजिट होते हैं किस मल्टीपल में होते हैं? 50 के मल्टीपल के अंदर होते हैं पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट होते हैं. और जो रेट ऑफ द इंटरेस्ट है इनकी वेरी करती रहती है. 8.20% फॉर 1 ईयर डिपॉजिट, 8.50% होती है 5 ईयर डिपॉजिट है. तो जो आप पोस्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है, तो अगर आपने मान लो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो 1 साल के लिए, मतलब अगर आपने 1 साल के लिए डिपॉजिट कराया तो उसके ऊपर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी वो 8.20% के अकॉर्डिंग मिलेगी. और अगर आपका 5 साल के लिए है तो आपको मिलेगा 8.50. ठीक है. नो विड्रॉल इज़ अलाउड बिफोर 6 मंथ. यहाँ पर लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन होती है, आप 6 महीने से पहले है ना अपना पैसा है वो विड्रॉ है वो नहीं करा सकते हो. किसके अंदर? पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में. एंड इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली बट पेड एनुअली. दिस डिपॉजिट कैन बी प्लेज एज ए सिक्योरिटीज. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्स शेल्टर्ड सेविंग स्कीम, यानी जिसके ऊपर आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है. आप उनके अंदर भी आप अपनी मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम हो गई. तो दिस इज़ द पॉपुलर सेविंग स्कीम फॉर द सैलरीड एम्प्लॉय. ठीक है. जो under the scheme a separate account open for every employee and amount is credited by deducting it from salary of the employee. The employee having pensionable post, both employer and employer contribute to it funds. जैसे क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ है वो जॉब करता है. ठीक है. तो क्या होता है, जितना पैसा उसके मतलब जैसे मान लो 12% है तो 12% है उसकी इनकम का कटता है. तो उतना ही क्या होता है, एम्प्लॉयर है वो भी अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो करता रहता है. और जब एम्प्लॉयर रहता है वो जॉब वगैरह छोड़ता है तो उसको जो पैसा है वो मिल जाता है. ठीक है. तो इन
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मोर अमाउंट टू इस फंड, और एम्प्लॉय वो अपनी से ज़्यादा अमाउंट है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजन, बट एम्प्लॉयर्स शेयर इज बेस एंड सम परसेंटेज ऑन बेसिक पे। लेकिन जो एम्प्लॉयर्स है वो बेसिक पे का ही जो एक बेसिक परसेंटेज है उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा। कौन? एम्प्लॉयर। लेकिन एम्प्लॉय है वो चाहे भाई मान लो सैलरी का एक जो बड़ा पार्ट अगर वो छोड़ना चाहता है एज ए ईपीएफ के रूप में तो वो छोड़ सकता है। ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर भी इट इज़ सेविंग कम टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। इट इज़ आल्सो सर्व एज रिटायरमेंट पेंशन प्लानिंग टूल फॉर मैनी ऑफ दोज do not have any structured pension plan covering them. A PPF account can be opened at any branch of the State Bank of India or its subsidiary. ठीक है, तो आप या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी सब्सिडायरी कहीं भी आप ये अकाउंट है वो खोल सकते हो। इट इज़ ए 5 ईयर सेविंग स्कीम होती है, 5 साल की होती है। PPF अर्न एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर ईयर। यहाँ पर आपको जो है ना 12% की रेट से आपको इंटरेस्ट है वो मिलता रहता है, और विच इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 88। और जो आपका इसके ऊपर आपको जो टैक्स की भी डिडक्शन मिलती है किसके अंदर? सेक्शन 88 के अंदर। द इंडिविजुअल एंड द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम। तो ये भी आपको यहाँ पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। देन आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, तो यहाँ भी आप अपना जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस स्कीम इज ऑफर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस वेयर सर्टिफिकेट कम्स इन डिनोमिनेशन ऑफ 500, 1000, 5000 एंड 10,000। यहाँ पर क्या होता है? दिस इज ए सेविंग स्कीम टू द बेनिफिट इनकम टैक्स पेयर। द इन्वेस्टमेंट इन द सर्टिफिकेट एज क्वालिफाइज फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम। नो विड्रॉल इज परमिटेड अंडर द स्कीम एंड देर इज नो डिडक्शन एट मैच्योरिटी। ठीक है, ना तो यहाँ पर कोई डिडक्शन होती है मैच्योरिटी के ऊपर, ना ही कोई विड्रॉल है वो परमिटेड होते हैं। ये मेनली जो होता है वो किनके लिए होता है? जो इनकम टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए। नेशनल सेविंग स्कीम क्या होती है? नेशनल सेविंग स्कीम इज स्कीम एज डिडक्शन ऑफ 4 ईयर टू द मैच्योर्ड ऑफर टैक्स रिबेट। यहाँ पर आपको टैक्स रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 88 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट डज नॉट ऑफर एनी प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी एक्सेप्ट इन केस ऑफ द स्कीम होल्डर डेथ है। तो यहाँ पे ना अपना जो पैसा विड्रॉल नहीं करा सकते तब तक, अगर मान लो उसकी जो होल्डर्स है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर आप करा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं करा सकते, बाद में ही कराओगे उसके। तो इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर एलिजिबल टू ओपन नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट इन डिजाइंड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये मेनली क्या होती है? नेशनल सेविंग स्कीम है वो, उसकी जो 4 साल की ड्यूरेशन होती है, आप यहाँ से अपना पैसा है वो नहीं निकलवा सकते 4 साल तक, तभी निकलवा सकते हो या अगर होल्डर की डेथ हो जाती है तो। ठीक है, LIC लाइफ इंश्योरेंस में भी आप अपना जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सम ऑफ मनी टू द पर्सन एज्यूर्स ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट। ठीक है, आप इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं हम। यूजुअली द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी एट ए स्पेसिफाइड डेट पीरियडिकल इंटरवल ऑन अनफॉर्चुनेट डेथ ऑक्योर। ठीक है, LIC कराते हो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की भैया, तो डिफरेंट टाइप की होती है LIC के भी डिफरेंट टाइप। मान लो कई में जो पैसे होते हैं वो आफ्टर डेथ मिलता है, कई में बिफोर डेथ मैच्योरिटी के बाद मिल जाते हैं। ठीक है, तो LIC हैज इंट्रोड्यूस वेरियस स्कीम, जो भी आपके डिफरेंट लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्कीम है। एट प्रेजेंट द पॉलिसी ऑफर्ड आर होल लाइफ पॉलिसी। ठीक है, कन्वर्टेबल होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, ये होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जहाँ पर छोटी छोटी स्मॉल सेविंग को है वो कलेक्ट करके एक इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो रिसेंटली म्यूचुअल फंड हैव बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। म्यूचुअल फंड कैरी बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में भी यहाँ पर आपको जो है वो रिटर्न मिल जाती है, इंटरेस्ट की फॉर्म में भी, डिविडेंड की फॉर्म में भी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी और छोटी लोगों की सेविंग है उसको कलेक्ट करके है वो इन्वेस्ट है वो किया जाता है। अंडर म्यूचुअल फंड स्कीम एंड इन्वेस्टर विद ए लिटिल मनी, यानी अगर इन्वेस्टर उसके पास वो थोड़ी सी मनी है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है किसके अंदर? इन्वेस्टिंग स्कीम में, वो भी यानी बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीद पाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है लोगों की छोटी मनी को कलेक्ट करके है ना फिर इन्वेस्ट किया जाता है बड़ी कंपनियों के अंदर, बड़ी कंपनियों के शेयर्स में। तो विच आर अदरवाइज इनएसेसिबल टू दैम, अदरवाइज क्या होगा क्योंकि उन कंपनियों तक उनकी पहुंच ही नहीं होगी, तो छोटे इन्वेस्टर तो वहाँ इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट दैम इन गवर्नमेंट एंड अदर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो उनको भी इंटरेस्ट है डिविडेंड की फॉर्म में उनको है वो मनी जनरेट होती रहती है। द इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट आर शेयर्ड अमोंग द इन्वेस्टर बाय केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज ओवर ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। यहाँ पर क्या होता है हम डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में हम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी हम
एक ही तरह की सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट ना करके डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि मान लो एक सिक्योरिटीज़ के अंदर मान लो वहाँ पर जो शेयर्स वगैरह के प्राइस डाउन हो गए तो उसका कंपनसेशन हम दूसरे जो सिक्योरिटीज़ है उससे कर सके। ठीक है, तो एक डाइवर्सिफाई जो पोर्टफोलियो है वो प्रिपेयर किया जाता है। कवरिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज एंड इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड आर एबल टू परफॉर्म बेटर देन ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये थे आपके जो इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ कि आप कहाँ कहाँ पर जो इन्वेस्ट है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक था। ठीक है, तो अभी आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही है। ओके, थैंक यू। और इसका PDF है आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा।